आज पढ़ते हैं सुमेर सिंह। जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास चल रहा है। अब है सुमेर सिंह, लिखो सुमेर सिंह। सुम सुमेर सिंह राजा बनते हैं 11 में और उनकी डेथ हो जाती है 18 में। 1911 से 18, 1911 से 1918 तक ये राजा रहेंगे। अब इसी दौरान वर्ल्ड वॉर भी रहेगा, तो वर्ल्ड वॉर में भी ये भाग लेने जाएंगे। उम्र छोटी थी तो वापस रिजेंट बनाया जाएगा सर प्रताप को, लिखो सर प्रताप बिकेम रिजेंट ऑफ हिम। सर प्रताप को रिजेंट बनाया गया, यानी जो व्यक्ति जोधपुर राज्य के शासन प्रशासन की देखभाल कर सके जब राजा के छोटे होने के कारण, तो उसे रिजेंट कह दिया जाएगा। तो सर प्रताप है राजाओं के राजा, तो जोधपुर का ऐसा कौन व्यक्ति जो राजाओं का राजा है? सर प्रताप, लिख लो सर प्रताप है राजाओं के राजा। कितने सारे राजाओं के राजा हैं ये। अब जब सुमेर सिंह का शासन चल रहा था जोधपुर में, तो यहां पर कोर्ट की स्थापना गई जिसे कहा गया है चीफ कोर्ट, लिखो चीफ कोर्ट स्टार्टेड एट जोधपुर। चीफ कोर्ट स्टार्टेड एट जोधपुर। चीफ कोर्ट स्टार्टेड एट जोधपुर। जब चीफ कोर्ट बनाया गया तो इसका कोई चीफ जज भी रहेगा। जज का नाम लिखो एडीसी बार। एडीसी बार, एडीसी बार को इसका चीफ जज बनाया गया। फर्स्ट जज हैं ये और चीफ जज भी हैं। इसीलिए सर प्रताप का बड़ा नाम आता है जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर, यानी राजस्थान के अंदर जो जुडिशरी की शुरुआत हुई वो करने के अंदर सबसे बड़ा रोल अगर किसी व्यक्ति का है वो है राजाओं के राजा सर प्रताप का। इसलिए जोधपुर हाईकोर्ट प्राइमेसेस में मूर्ति लगी हुई है सर प्रताप की, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अब ये टाइम चल रहा है 11 से लेकर 18 के बीच में। इस टाइम के अंदर ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, जब सर्बिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती है। दैट वाज असैसिनेशन। असैसिनेशन हो जाता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो ब्रिटिश फौजें भी वर्ल्ड वॉर में शामिल होती है, और ब्रिटिश फौजें शामिल होगी तो ब्रिटिश इंडिया भी शामिल होगा। ब्रिटिश इंडिया शामिल होगा तो साथ में प्रिंसली स्टेट भी शामिल होगी, और जोधपुर वाज अ प्रिंसली स्टेट विद ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स, यानी जोधपुर की सेनाएं भी जाएगी लड़ाई में भाग लेने के लिए। 1835 में जोधपुर लीजियन बना दी गई थी, बाद में सरदार रसाला बनाया गया, अलग जोधपुर रिसाला बनाया गया। ये रिसाले सारे युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे, लिखो ही पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विद सर प्रताप। इन्होंने सर प्रताप के साथ में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। ही पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लिखते हो ऐसे लिख लिया करो इसको, WW1। WWF नहीं करना है इसको, WW1 वर्ल्ड वॉर। और सेकंड पूछे तो एक और लगा दो तो वर्ल्ड वॉर सेकंड हो जाएगा। सर प्रताप के साथ में ये गए थे। इन्होंने लड़ाई लड़ी फ्रांस में जाके, लिखो फ्रांस गए थे ये, फ्रांस में जाके लड़ाई लड़ी। जाते हैं ब्रिटिश सेनाओं से, पूरा का पूरा युद्ध हो रहा था यूरोप के अंदर, तो राजस्थान के राजे महाराजा भी जाएंगे लड़ाई में, ठीक है। जब लड़ाई लड़ी, लड़ाई बेहतरीन तरीके से लड़ी तो कोई ना कोई अवार्ड भी मिलेगा। अवार्ड मिलता है इनको, एक तो फ्रांस का सर्वोच्च ऑनर है लीजियन ऑर्डर, वो भी मिलता है। साथ के अंदर जो इजिप्ट का हाईएस्ट ऑर्डर है नाइल ऑर्डर, वो भी इन्हें मिलता है, लिखो सर प्रताप वाज अवार्डेड विथ लीजियन ऑनर ऑफ फ्रांस। सर प्रताप को फ्रांस का लीजियन ऑनर मिला। लीजियन, लीजियन ऑनर, लीजियन ऑनर, लीजियन ऑनर ऑफ फ्रांस। सर प्रताप वाज अवार्डेड विद लीजियन ऑनर ऑफ फ्रांस एंड नाइल ऑर्डर ऑफ इजिप्ट। एंड नाइल ऑर्डर, नाइल ऑर्डर ऑफ इजिप्ट। और मिस्र का नील सम्मान मिला, नाइल ऑर्डर मिला। और मिस्र का नाइल ऑर्डर मिला। मिस्र के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है नील नदी, उसके नाम पर वहां पर उनका सर्वोच्च सम्मान बनाया गया है। और फ्रांस का होता है सर्वोच्च सम्मान लीजियन ऑर्डर। दोनों ही अवार्ड कैसे मिले? सर प्रताप को। अब जब सरदार सिंह जी भी, सुमेर सिंह भी यहाँ पे भाग लेने जाते हैं तो उनको भी फ्रांस वालों ने लीजियन ऑर्डर दे दिया था। लीजियन ऑर्डर, नाइल मिस्र का, इजिप्ट का। नाइल ऑर्डर सुमेर सिंह को भी मिला, लीजियन ऑर्डर नहीं, नाइल ऑर्डर। सुमेर सिंह को भी नाइल ऑर्डर मिल जाएगा। दोनों को नाइल ऑर्डर दे दिया गया था।
सर प्रताप वापिस आते हैं हिंदुस्तान, आते हैं तो उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया जाता है भारतीय सेना का। लिखो, सर प्रताप को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया। ही वॉज मेड एज लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन फोर्सेस। उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया, लेफ्टिनेंट जनरल, यानी इतने बड़े पद पर उन्हें आसीन किया गया। अब सुमेर सिंह आएंगे जोधपुर में तो कुछ करके जाएंगे। जैसे आजकल एक फेमस लाइब्रेरी है वहां पे, उस लाइब्रेरी का नाम है सुमेर लाइब्रेरी। लिखो, इन्होंने सुमेर लाइब्रेरी और इंडस्ट्रियल म्यूजियम बनाया। इन्होंने सुमेर लाइब्रेरी और इंडस्ट्रियल म्यूजियम बनाया। एक खास प्रकार का म्यूजियम है। ही एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल म्यूजियम एंड सुमेर लाइब्रेरी। तो हमारे से सवाल पूछे सुमेर लाइब्रेरी कहां पर, जवाब रहेगा जोधपुर के अंदर। मान पुस्तक प्रकाश कहां पर, जोधपुर के अंदर ही रहेगा। इन्होंने भी एक केमल फोर्स बनाई थी। लिखो, ये एस्टैब्लिश सुमेर केमल कोर, सुमेर केमल कोर, सुमेर केमल कोर। अब जोधपुर वालों ने तो बना दी सुमेर केमल कोर, और जो बीकानेर वाले हैं उन्होंने बना दी गंगा रिसाला। गंगा सिंह जी ने बना दी थी गंगा रिसाला, सुमेर सिंह जी ने बना दी सुमेर केमल कोर। क्योंकि ये पर्टिकुलरली जो इलाके में ये राजा है वो इलाका है डेजर्ट लैंड, तो वहां पे खूब सारे ऊंट हैं तो इन्होंने ये फोर्सेस बना दी। बाद के अंदर जब इंडिया के अंदर इनका मर्जर हो जाता है ड्यू टू द आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन, उसके बाद में जितनी भी ये फोर्सेस थी ये भी इंडियन सेनाओं में आ गई। आज भी बीएसएफ के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी निगरानी ऊंटों पर बैठ के की जाती है। यानी रिलीवेंस है ऊंटों का। डेजर्ट इलाके अंदर घोड़े तो नहीं दौड़ सकते, घोड़ा दौड़ेगा पैर फंस जाएगा उसका, ऊंट दौड़ेगा ऊंट का पैर होता है फाबे की टाइप में ऐसे मोटा सारा, तो कोई दिक्कत नहीं आती उससे दौड़ने में। ठीक है, इसलिए कौन दौड़ता है वहां पर, ऊंट दौड़ता है। सुमेर सिंह जी की डेथ हो जाती है कम ही उम्र में, तो इनके भाई नए राजा बनते हैं। लिखो उमेद सिंह, लिखो उमेद सिंह, वह व्यक्ति जिसने राजस्थान के अंदर पहली बार फ्लाइंग क्लब स्टार्ट किया। इनको फ्लाइंग का बहुत ज्यादा शौक था। हिंदुस्तान के अंदर किसी व्यक्ति को अगर फ्लाइंग का शौक था वो है JRD टाटा। तो उन्होंने एयर इंडिया की स्थापना कर दी। बाद में एयर इंडिया हिंदुस्तान की सरकार के पास चली जाती है, वापिस एयर इंडिया आ गई है टाटा के पास में। ठीक है, वैसे ही राजस्थान में एक राजा थे जिनको फ्लाइंग का बहुत ज्यादा शौक था, वो है उमेद सिंह जी। खुद इनके ग्लाइडर हुआ करते थे और ग्लाइडर को उड़ाया करते थे सो बैठ बैठ के। जोधपुर के अंदर इन्होंने फ्लाइंग क्लब भी बना दिया था। यानी उस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा हम लोग एडवांस थे। जितने भी ज्यादातर राजस्थान में अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो फ्लाइंग क्लब है उस जमाने में जो राजे महाराजे थे उन्होंने ही डेवलप कर दिए थे। जितना डेवलप जोधपुर का फ्लाइंग क्लब उस जमाने में था उतना तो डेवलप आज भी नहीं है। आज जैसे जो रेलिवेंस है फ्लाइंग की वो सब ज्यादा हुई जयपुर की। यहाँ पर हम सांगानेर एयरपोर्ट ज्यादा डेवलप हो गया, जोधपुर इतना डेवलप नहीं रहा एयर के अंदर। ठीक है, वहां पर डिफेंस फोर्सेज के एयरपोर्ट वो है ज्यादा है। लिखो फिर उमेद सिंह 18 से 47, उमेद सिंह, उमेद सिंह 18 में बनते हैं और राजा रहेंगे 1947 तक। आजादी से पहले इनकी डेथ हो जाती है जून के अंदर। लिखो, ब्रदर ऑफ सुमेर सिंह, सुमेर सिंह के भाई थे ब्रदर ऑफ सुमेर सिंह। अब ये भी बच्चे हैं तो इनका भी रीजेंट कौन रहेगा, सर प्रताप। लिखो, A regent council was established under Sir Pratap. A regent council was established under Sir Pratap. सर प्रताप के अधीन एक रीजेंट काउंसिल बनाई गई। सर प्रताप के अधीन एक रीजेंट काउंसिल बनाई गई, इसलिए सरदार सर प्रताप को राजाओं का राजा कहा जाता है। और इनको कोई स्पेशल एडवाइस देनी होती थी राजकाज से संबंधित, उसके लिए परामर्शदात्री सभा बनाई गई। लिखो, फॉर स्पेशल एडवाइस परामर्शदात्री सभा, विशेष सलाह के लिए परामर्शदात्री सभा, परामर्शदात्री सभा बनाई गई। तो कौन सी रियासत के अंदर परामर्शदात्री सभा बनाई गई, जोधपुर रियासत के अंदर। और राजा जी कौन उस जमाने में, उमेश। ठीक है, अब क्या होता है कि जोधपुर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भाग लिया, ब्रिटिश सेनाओं को जिताया, तो इनका कैनन सेटुलेशन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। 17 से 19 कर दिया गया, तोपों की सलामी 17 से 19। लिखो,
इंपॉर्टेंट है ये, तोपों की सलामी भी आती है एग्जाम के अंदर। कैनन सैल्यूटेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 17 टू 19 आफ्टर WW1। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में इनकी तोपों की सलामी 17 से 19 कर दी गई। अब क्या है जी, थोड़ा सा शांति का टाइम आ गया, हिंदुस्तान में तो वैसे भी लड़ाइयां नहीं चल रही थी, तो पोलो खेलेगा व्यक्ति, शांति के अंदर खेल ही खेल खेलता है। तो ये भी पोलो के बेहतरीन प्लेयर थे, और एक बार जाते हैं लंदन, वहां पे जीत के लेके आते हैं वेल्स कप, जीत के लेके आते हैं। लिखो वेल्स, ही वॉन प्रिंस ऑफ वेल्स कॉमोमोरेशन पोलो टूर्नामेंट। लिखो, इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स कॉमोमोरेशन पोलो टूर्नामेंट जीत के आए थे। कौन सा टूर्नामेंट? प्रिंस ऑफ वेल्स कॉमोमोरेशन पोलो टूर्नामेंट, एक बड़ा पोलो टूर्नामेंट होता है, वो ये जीत के आए थे सुमेर सिंह जी। ठीक है, यानी इनसे पहले भी जो सरदार सिंह जी थे वो भी बेहतर प्लेयर थे पोलो के, उन्होंने पुणे के अंदर जीता था कप, और ये भी पोलो का कप जीत के आएंगे। जयपुर वाले जीत के आएंगे वर्ल्ड कप जीत के आएंगे जयपुर वाले। ठीक है, फिर क्या बना देंगे? पोलो विक्ट्री बना देंगे कि पोलो के सम्मान, पोलो जीता इन्होंने तो पोलो विक्ट्री सिनेमा हॉल बनाया जाएगा। आजकल भी सिनेमा हॉल है, पास में एक होटल और बना दिया आजकल। ओके, नेक्स्ट लिखो फिर इनके बारे में। इनका कोरोनेशन हुआ 1923 में, राज्याभिषेक 1923 में। पहले रीजेंट काउंसिल थी, वही काम किया करती थी, तो 1923 में इनका कोरोनेशन होता है। इसके बाद में क्या होता है कि इनका जमाना था, उसी दौरान इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की यहां पर स्थापना हुई। लिखो, इन 1927 इंपीरियल बैंक वाज स्टार्टेड एट जोधपुर। 1927 में जोधपुर में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। इंपीरियल बैंक, बाद के अंदर यही बैंक जाके बन जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका एक इतिहास चलेगा। अंग्रेजों के जमाने में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पंजाब नेशनल बैंक, इंपीरियल बैंक जैसे खूब सारे बैंक बने। बाद के अंदर रियासतों के बैंक बने, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। सारे के सारे फिर बैंकों को मिला के क्या बना दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया है। अप्रैल 2017 में कंप्लीट हो गया। तो इनका इतिहास जब हम लोग देखेंगे तब ये इंपीरियल बैंक वगैरह सब आएंगे। इंपीरियल बैंक की शाखा खोली गई थी जोधपुर में, जिसके जमाने में? उमेद सिंह जी के जमाने में। इन्होंने अपने जीवन में एक बेहतरीन काम किया जिसका नाम है उमेद भवन पैलेस। लिखो, उमेद भवन पैलेस। कौन सा भवन बनाया इन्होंने? इसे कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा लिविंग पैलेस है। ठीक है, लार्जेस्ट लिविंग पैलेस इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा रहने का घर। किसके पास है कुणाल? वेरी गुड। ठीक है, अब ये जो उमेद भवन पैलेस बनाया था, इन्होंने बनाया था ड्रॉप रिलीफ प्रोग्राम के तहत, अकाल राहत कार्य के दौरान। लिखो, अकाल राहत कार्य है। ये 28 में शुरू हुआ था, 43 तक बनता रहा, 15 साल लगे इसे बनाने में। 1928 से लेके उमेद भवन पैलेस 1928 में शुरू हुआ, 1943 में जाके कंप्लीट हुआ। यानी 15 सालों तक यहाँ पे अकाल पड़ा था। तो अकाल को कंप्लीट करने के लिए कि लोगों को काम करने आओ, तुम्हें खाना मिल जाएगा, तुम्हारे को अनाज मिल जाएगा, और जो भी अगर रेम्यूनरेशन है वो भी मिल जाएगा। ये जो महल बनाया गया ये चित्तर पहाड़ी पे। लिखो, चित्तर पहाड़ी पर, इसीलिए इसका नाम बढ़ गया चित्तर पैलेस। लिखो, चित्तर हिल सो कॉल्ड एज चित्तर पैलेस। इसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है। चित्तर। राजस्थान के कौन से महल को चित्तर पैलेस कहा जाता है? उमेद भवन पैलेस को कहा जाता है। अब इसका जो आर्किटेक्चर है वो है ब्योक्स आर्ट स्टाइल में। ब्योक्स आर्ट स्टाइल में। आर्ट स्टाइल या इसे कहते थे इंडो डेको आर्ट स्टाइल। डेको आर्ट
या स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर रहेगा ब्योक्स आर्ट स्टाइल। अब जो ब्योक्स आर्ट स्टाइल होती है उसमें सिमेट्री होती है, यानी अगर एक चीज यहाँ पे बना दी तो वैसी की वैसी चीज यहाँ पे बनाएगी। अगर एक गेट इस साइड में बनाया तो दूसरा गेट इस साइड में बनाएगा। ये ग्रांड होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाईली ऑर्नामेंटेशन होता है, इलोबरेटिव ऑर्नामेंटेशन होता है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अलंकार कर दिए जाते हैं। ये इसकी खास बात होती है। ऑर्डर होता है, सिमेट्री होती है, इलोबरेट ऑर्नामेंटेशन होता है। तो ऐसा का ऐसा हमारे को देखने को मिलता है उम्मेद भवन पैलेस में। तो बताओ आर्किटेक्चर कैसा है इसका? ब्योक्स आर्ट। ये जो से एक्स वाला जो शब्द आ जाता है, ये सारे के सारे शब्द आएंगे फ्रांस, इससे आएंगे फ्रांस से, फ्रेंच से, इससे आएंगे, ये फ्रेंच शब्द होते हैं फ्रांस से, ठीक है। ये फ्रांस से आएंगे, जैसे बोर्ड एक्स एक जगह भी है यहाँ पे, तो एक्स सारे कहां से हैं? फ्रांस से। तो फ्रांस स्टाइल थी। हिंदुस्तान में जैसे ला कार्बूजियर आए, वो भी फ्रांस से आएंगे। बहुत सारे जितने भी आर्किटेक्चर हैं दुनिया के बेहतरीन, वो फ्रेंच आर्किटेक्चर है। क्योंकि जब रिनेसा हुआ था, रिनेसा के बाद में क्या तो आर्किटेक्चर डेवलप हुए इटली में या फिर डेवलप होते हैं फ्रांस के अंदर। हिंदुस्तान में भी एक बेहतरीन आर्किटेक्चर है जिनका नाम है अनूप बर्तरिया, जिन्होंने जयपुर में क्या बनाया? WTP। और जेएलएन मार्ग पे क्या बना रहे हैं? वो पुल बना रहे हैं, एडवांस क्वालिटी का पुलिया बनाएंगे OTS चौराहे पे। ओके, नेक्स्ट फिर इसके बारे में लिखो। अब इसे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर हो गया, तो आर्किटेक्ट लिखो, वास्तुकार कौन थे? इसके हैं विद्याधर भट्टाचार्य। एक तो है विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर के आर्किटेक्चर भी कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। दूसरे हैं विद्याधर भट्टाचार्य। साथ में है सैमुअल जैकब, सैमुअल जैकब, सैमुअल जैकब और विद्याधर भट्टाचार्य। ये दो व्यक्ति मिलकर बनाते हैं उम्मेद भवन पैलेस को। आगे लिखो, इन्होंने एक हॉस्पिटल भी बनाया जिसका नाम है विंडम हॉस्पिटल। इन्होंने विंडम हॉस्पिटल बनाया। ही कंस्ट्रक्टेड विंडम हॉस्पिटल, जिसे आजकल MGH कहा जाता है। जोधपुर के अंदर MGH है कोई हॉस्पिटल? क्या नाम है? महात्मा गांधी हॉस्पिटल। उस महात्मा गांधी हॉस्पिटल का पुराना नाम है विंडम हॉस्पिटल। जब भारत आजाद होता है, सरदार पटेल एक बार जोधपुर आते हैं, विंडम हॉस्पिटल का नाम बदल के कर देते हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल। लिखो विंडम हॉस्पिटल, आगे एरो लगाइए, गलो MGH, महात्मा गांधी हॉस्पिटल। इनके जमाने के अंदर ही जोधपुर स्टेट का नाम बदल के कर दिया था जोधपुर गवर्नमेंट। लिखो, जोधपुर स्टेट चेंज टू जोधपुर गवर्नमेंट, जोधपुर स्टेट चेंज टू जोधपुर गवर्नमेंट। जोधपुर गवर्नमेंट इसका नाम कर दिया गया था। यानी वहां पे जो भी गाड़ी रहेगी उस पे क्या, जैसे राजस्थान सरकार लिखा होता है, भारत सरकार लिखा हुआ होता है, वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा? अब जोधपुर स्टेट की बजाय जोधपुर गवर्नमेंट लिखा जाएगा। और कुछ गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ था श्याम सरकार। ठीक है, ओके, चलो, तो श्याम बाबा की जय। अब क्या है कि यहाँ पर उमेश सिंह जी का शासन तो था। उमेश सिंह जी बिजी हैं पोलो खेलने के अंदर। उमेश सिंह जी अन्य कार्यों में बिजी, जनता से मिला करते थे। जो शासन प्रशासन था वो यहाँ पे किया जाता था यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है डोनाल्ड फील्ड। और डोनाल्ड फील्ड को जोधपुर का डी फैक्टो रूलर कहा जाता है। डोनाल्ड फील्ड का अलग अलग जगह नाम आएगा। एक बार जय नारायण व्यास से रूस गए तो उनको जेल में डलवा दिया और यानी बाहर करवा दिया था जोधपुर स्टेट से। ये आपकी नो एंट्री है जोधपुर स्टेट के अंदर। जय नारायण व्यास को जब हम लोग पढ़ेंगे तब डोनाल्ड फील्ड भी आएंगे। इसके अलावा गंगा सिंह जी से इनसे बेहतर रिलेशन थे। बाद में उन्होंने लेटर लिखा कि आप जय नारायण व्यास को वापस आने दीजिए, तब जय नारायण व्यास जी को वापस एंट्री मिली थी। लिखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जोधपुर, PM ऑफ जोधपुर डोनाल्ड फील्ड वाज डी फैक्टो रूलर। इनके जमाने में जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड ही वास्तविक राजा थे। डी फैक्टो डोनाल्ड फील्ड, डोनाल्ड फील्ड। डी फैक्टो का मतलब होता है वास्तविक। एक होता है डी जूर, पॉलिटी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। डी जूर का मतलब सिंबॉलिक, जो संविधान में लिखा हुआ है एज पर कानून के अनुसार। तो इस जमाने में डी जूर रूलर तो है उमेश सिंह जी और डी फैक्टो रूलर है डोनाल्ड फील्ड।
ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे भारत का डी फैक्टो रूलर कौन होता है? डी फैक्टो रूलर प्रधानमंत्री, और डी ज्यूर हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन तो आगे लिखो फिर। इन्होंने जोधपुर में संविधान सुधार करने के लिए आर सुधाकर समिति बनाई। इन्होंने जोधपुर में संवैधानिक सुधार करने के लिए आर सुधाकर समिति बनाई। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी, आर सुधाकर कमेटी, आर सुधाकर समिति, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी, सीआरसी, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमेटी, आर सुधाकर कमेटी। उस जमाने के अंदर राजस्थान में भी प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था। प्रजामंडल आंदोलन में जो मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ प्रजामंडल, अलग अलग मारवाड़ युवा मंच, मारवाड़ सेवा संघ, अलग अलग संगठन काम कर रहे थे। मेन लीडर है उन संगठनों के जय नारायण व्यास। तो वहां पर भी लोकतंत्र की मांग उठने लगी थी। तो इन्होंने भी कहा कि हमारा जो शासन प्रशासन है, उस शासन प्रशासन के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर दिए जाते हैं कि जनता वास्तव में क्या चाहती है। जनता डिमांड कर रही है तो यहाँ पे अपने जो शासन प्रशासन है उसमें थोड़े रिफॉर्म कर दीजिए। इसके लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई कि वास्तव में जनता क्या चाहती है और स्टेट क्या क्या सुधार कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो आर सुधाकर कमेटी बनाई थी। किसने? उमेश सिंह जी ने। साथ में जब आर समिति बनाई तो उनको कहा गया कि विधान परिषद बनाई जाइए, और एस्टैब्लिश्ड विधान परिषद, और विधान परिषद बनाई। जब विधान परिषद बनेगी तो लोगों को पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो इट वाज ए स्टेप टुवर्ड डेमोक्रेटिक रूल। लिखो, विधान परिषद बनाई। एक इन्होंने कैनाल भी बनाई, क्योंकि जोधपुर के अंदर पानी की कमी रहती है, तो इन्होंने एक वहां पे कैनाल बना। लिखो, सुमेर सागर वाटर सप्लाई कैनाल, सुमेर सागर वाटर सप्लाई कैनाल जोधपुर में पानी की सप्लाई के लिए बनाई गई थी। सुमेर सागर वाटर सप्लाई कैनाल, सुमेर सागर वाटर सप्लाई कैनाल। आजकल जोधपुर के अंदर पानी का मेन स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन जोधपुर? कायलाना झील। और कायलाना झील में पानी कहां से आता है? राजीव गांधी जो ब्रांच है इंदिरा गांधी नहर की, आईजीएनपी की, उससे पानी आता है वहां पर। पुराने जमाने में क्या था? सुमेर सागर वाटर सप्लाई कैनाल। फिर इनकी डेथ हो जाती है 29 जून 1947 को। एक बार माउंट आबू घूमने गए थे, वहीं पे इनका स्वर्गवास हो जाता है। लिखो, डेथ जून 1947 एट माउंट आबू। माउंट आबू में डेथ हो जाती है। ये जमाना वो जमाना है जब हिंदुस्तान में रियासतों के मर्जर का टाइम चल रहा था, यानी कि देश आजाद होने वाला है, टाइम डिक्लेयर हो चुका है। 3 जून 1947 को डिक्लेयर कर दिया था माउंट बेटन प्लान में कि अब भारत को आजाद कर दिया जाएगा 15 अगस्त 1947 को। और जितनी भी रियासतें हैं उनको भी हिंदुस्तान या पाकिस्तान में मिलना पड़ेगा। तो यहां पर बेसिक सेटलमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। उमेश सिंह जी और जो सरदार पटेल थे उनकी बेहतर बना करती थी। सभी राजा महाराजाओं की और जो नेता थे उनकी आपस में बेहतरीन एकदम दोस्ती टाइप में हुआ करती थी। तो बात क्या है, तो मीनवाइल इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होती है तो इनके बेटे बनते हैं राजा, जिनका नाम है हरवंश सिंह। पहले एक बात इनकी छूट गई, इन्होंने जो लिखा नहीं था वो बता तो दिया था। लिखो, जोधपुर में फ्लाइंग क्लब स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड फ्लाइंग क्लब एट जोधपुर, फ्लाइंग क्लब एट जोधपुर। इनको हवाई जहाज उड़ाने का बहुत शौक था। ग्लाइडर होते हैं छोटे, उन ग्लाइडर में बैठ जाया करते हैं, ऊपर से जैसे पतंग उड़ती है वैसे उड़ते हैं, जैसे कोटा में एरोड्रम में खूब उड़ते हैं। जयपुर में भी बताया गया ये धीरे ही आप जल्दी ही यहाँ पर फ्लाइंग क्लब स्टार्ट हो जाएगा। बाद के अंदर आप उड़ा सकते हो। जैसे कि वनस्थली विद्यापीठ में बना हुआ है, वनस्थली विद्यापीठ में सिखाया जाता है, और एक गजब का स्पोर्ट होता है ये। धीरे धीरे जैसे जैसे भारत अपन लोग चाहते हैं कि फटाफट डेवलप हो जाए, ताकि हम लोग अपने जीवन के अंदर फ्लाइंग का भी मजा ले सकें, अलग अलग चीजों के, क्योंकि हमारे को बाहर नहीं जाना पड़े। बाहर जाते हैं तो अपने को एक अजीब सा लगता है कई बार, तो अपने पास में जब चीजें अवेलेबल होगी तो हम लोग उन सब चीजों का आनंद ले और खुद को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अब देश को जल्दी डेवलप करना है या लेट? जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारा जीवन एक लिमिटेड है। अगर अपना खुद को एक्सप्लोर करना है तो देश को जल्दी से डेवलप करो, और देश को जल्दी से डेवलप करने का तरीका है पुरुषार्थी बनो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, रात दिन काम करेंगे तब पैसा कमाएगा देश और आगे बढ़ेगा। सामाजिक सुधार होंगे, राजनीतिक सुधार होंगे, इकोनॉमिक सुधार होंगे, प्रोस्पेरिटी आएगी। उतना ही ज्यादा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, तो जितना देश के बारे में सोचते हैं उतना ही खुद को फायदा होता है। तो उड़ना है फ्लाइंग क्लब में,
उड़ना है तो देश को प्रोस्पर बनाना होगा, सोना नहीं होगा। कम से कम सोएंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, तब फिर कुणाल उड़ जाएगा, हवाई जहाज में चिड़िया बन जाएगा। ठीक है ना, पंछी बनू उड़। ठीक है, चलो नए राजा लिखो, हनुमंत सिंह जी। हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह लिखो। 1947 से 1949, 1947 टू 1949, 1947 टू 1949, 1947 से 1949 तक ये राजा रहे थे। लिखो, विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 10 अगस्त 1947 को, 10 अगस्त 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लिखो, फिर समझते हैं इसको। 1947, 3 जून 1947 को माउंटबेटन डिक्लेरेशन आता है और कहा जाता है कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया जाएगा और भारत और पाकिस्तान नाम से 2 नए स्टेट बनाए जाएंगे, और जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका शासन भी अब इन्हीं देशों के साथ में रहेगा, या वो इंडिपेंडेंट रह सकती है। कुछ प्रोविजंस थे, 1 करोड़ जीडीपी उनकी और 10 लाख से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन। बाद के अंदर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया गया, उसमें ये सब प्रोविजन थे। अब ये बना दिया गया तो देशी रियासतें जिनकी कुछ आबादी कम थी उनको तो मिलना ही था, जिनके पास में नहीं थी वो भी मिल सकती थी या आजाद रह सकती थी। अब इंडिया में मिलने का जो तरीका है, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी कि लो मिल गए हम लोग, ऐसे थोड़ी होता है। कोई एक तरीका रहता है। हम लोग कोई पार्टनरशिप में आते हैं तो पहले कुछ साइन होते हैं, व्यक्ति विवाह करता है तो फेरे होते हैं, समारोह होता है, नहीं कि चलो ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो हिंदुस्तान में भी जब मर्जर करना है, मर्जर करना है तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट साइन करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, जिस डॉक्यूमेंट का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पे। राजस्थान के अंदर जो महाराजा हनुमंत सिंह थे, इन्होंने कहा कि हम लोग आजाद रहना चाहते हैं, हम आजाद पंछी हैं, आजाद जिए थे, आजाद ही जिएंगे, आजाद ही मरेंगे। लेकिन यहाँ पे दबाव था कि अगर आप दिक्कत यहाँ पे आजाद रहते हो तो इधर पाकिस्तान बन रहा है, इधर हिंदुस्तान बन रहा है, बीच में फंस जाओगे और आपकी हालत खराब हो जाएगी, जैसी हालत खराब हुई बाद के अंदर कश्मीर की। तो इनको सरदार पटेल की उमेश सिंह जी से बेहतर दोस्ती थी, हनुमंत सिंह जी से भी वो बेहतर रिलेशन रखा करते थे और अपने इनको काकोसा माना करते थे। ठीक है ना, काकोसा बाबोसा माना करते थे कि सरदार पटेल जब भी आते थे बाबोसा धोख। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन थे। फिर भी सरदार पटेल, ये जो हनुमंत सिंह ने, वो माने नहीं। ये क्या करते हैं, नरेंद्र मंडल नाम से ग्रुप था राजाओं का, जो 1921 में बनता है। उसके अध्यक्ष थे इस जमाने के अंदर भोपाल के नवाब, और पाकिस्तान को बनाने वाले हैं मोहम्मद अली जिन्ना। उनसे मीटिंग करते हैं और उनको बोलते हैं ये काम करते हैं, हम लोग पाकिस्तान में मिल जाते हैं। तो जोधपुर को ये पाकिस्तान में मिलाने के लिए मीटिंग कर लेते हैं। पाकिस्तान में ये बोलते हैं कि हमारे पे आपका राज नहीं रहेगा, हमारे को आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखोगे, बाकी देखो डिफेंस, कम्युनिकेशन और हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो आप रखना, बाकी का सारा राज राजा का ही रहेगा। यानी हमारी जो राजशाही है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं ये खाली कागज पड़ा, इस पे आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए, आप तो कहोगे वैसा मैं कर दूंगा। फिर इन्होंने कहा कि हमें कराची पोर्ट भी देना पड़ेगा, अब हमारी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नहीं रहेगी क्योंकि बॉम्बे पोर्ट हमारा अलग हो जाएगा, या किसी भी रास्ते से हम हिंदुस्तान से जा नहीं सकेंगे, तो आपको कराची पोर्ट देना पड़ेगा। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि ओके, ऑल थिंग्स आर डन। इनके साथ में होते हैं जैसलमेर के भी रावल। फिर क्या होता है कि जब ये बात पता लगती है हिंदुस्तान के गृह मंत्री और उस दौरान जो इंटीग्रेशन जो मिनिस्टर थे सरदार पटेल को, वो इनसे बात करते हैं कि एक काम करो हनुमत, सीधे के सीधे दिल्ली की उड़ान भरो और आ जाओ। कि फ्लाइट की क्या जरूरत है, खुद को उड़ानी आती है, विमान पड़े हैं खूब सारे, इंजन स्टार्ट करो, सीधे के सीधे दिल्ली पहुंचो। दिल्ली पहुंचते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि जब ये पहुंचते हैं उस दौरान सरदार पटेल किसी मीटिंग में थे, वो माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन है, उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। तो इनको कहा जाता है कि वो जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वीपी मेनन, उनके साथ में आप बैठ जाइए, तब तक बातें कीजिए, मैं आता हूं थोड़ा सा लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में बातें करते हैं। वीपी मेनन कहते हैं कि आपको तो मिलना ही पड़ेगा, और थोड़ी सी उनके बीच में बहस हो जाती है। बहस होती है तो इनके पास में एक बंदूक थी जो ये लेके आए थे, ये इन्होंने खुद नहीं बनवाई थी, ठीक है ना। उसमें क्या था,
पेन वाली बंदूक थी, जैसा कि हम लोग 007 जेम्स बॉन्ड फिल्मों में देखते हैं। उसमें जैसे ही हम लोग बटन दबाते हैं 2-3 बार, पेन का एक पेन आता है ना, उसका दबाते हैं, गोली छूट जाती है उसके अंदर। तो इनके पास में बंदूक थी, पेन के रूप में ले जाया करते थे। पहले चेकिंग होती है तो सारी बंदूकें, देखो इधर भी है, इधर भी, सारी बंदूकें निकाल देते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन की तरह, ठीक है ना। फिर बाद में चाकू भी निकाल के देते हैं, कहते हैं जी देखो ये तो रह गया था। फिर पेन ले जाके उनके लगा देते हैं, ये छोड़ू, ठीक है। उसी दौरान फिर सरदार पटेल आ जाते हैं, वो पकड़ते हैं कि ऐसी गलतियां नहीं करते, नहीं है क्या, ये तो देश के लिए काम कर रहे हैं, और आप भी अगर अपनी जनता की भलाई चाहते हो तो हिंदुस्तान में मिलो। फिर हनुमंत सिंह जी मान जाते हैं, और माउंट बेटन उसी दौरान वो जो पेन था साथ में ले लेते हैं कि ये तो मेरे को दे दो, बेहतरीन गिफ्ट है, ये गिफ्ट तो मैं रख लूं। तो हनुमंत सिंह जी कहते हैं रख लो। आज भी वो जो गिफ्ट है वो मैजिक सर्कल है लंदन का, वहां पे पड़ा हुआ है। ये कहानियां पता लगती है हमारे को। एक बुक है आधी रात को आजादी, ठीक है ना, फ्रीडम एट मिडनाइट, पढ़ना। जैसे हिंदुस्तान का जैसे कैसे मर्जर हुआ था, खुद माउंट बेटन की बताई हुई कहानियां है सारी। बाद में क्या होता है जी, सरदार पटेल इन्हें समझाते हैं कि पाकिस्तान में जाने का कोई फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान का न तो सतूना है कोई, न कोई उनका पता कुछ भी नहीं है, वो एक वॉयलेंस पे जन्मा देश रहेगा। तो आप समझते हो, पढ़े लीजिए, वो आपको सब चीजें समझ में आती है। और मैं आपके बाबू सा समान हूं, कुछ गलत करूंगा क्या? देश की जनता भी मेरी है तो जोधपुर की जनता भी मेरी है। आपके मेरे मेरे और आपके पिताजी के बीच में बेहतर संबंध थे, तो आपको हिंदुस्तान में मिल जाना चाहिए। फिर हनुमान सिंह हैं वो साइन कर देते हैं। 10 अगस्त 1947 को इंडिया में मर्जर हो जाता है जोधपुर स्टेट का। जब मर्जर हो जाता है तो ये काले कपड़े पहनते हैं उस दिन, ठीक है, और ये कहते हैं कि मेरा जैसे कि मेरी जनता है, वो जनता से हमारे को मर्जर करना पड़ गया, क्योंकि मारवाड़ अपने आप में एक देश था। जब देश का मर्जर किया जाता है किसी दूसरे देश में, थोड़ा सा तो दुख होता है, लेकिन बाद में ये पता लगा कि ये तो हिंदुस्तान है, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई बात के अंदर। ये कहते हैं कि अब राजशाही नहीं तो अब लोकतंत्र सही, और लोकतंत्र के अंदर मैं पत्थर को भी खड़ा कर दूं तो उससे भी मैं जीता के ले जाऊंगा। मेरा इतना प्रेम है जनता के अंदर, ठीक है। बाद के अंदर एक पार्टी बनाते हैं, राम राज्य परिषद पार्टी, और उसके 24 विधायक भी बने थे राजस्थान के अंदर। और अगर हनुमंत सिंह जिंदा रहते हैं तो इनकी सेंटर में भी बहुत ज्यादा चला करती थी। नेहरू जी के साथ में इनके रिलेशन सही नहीं थे, सरदार पटेल के साथ में इनके रिलेशन बेहतर थे। इनकी एक कहानी और है, एक एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस के साथ में इनका प्रेम हो जाता है तो उसे विवाह कर लेते हैं, जिनका नाम था जुबेदा। इस पे एक मूवी भी बनी है मनोज बाजपेयी और करिश्मा कपूर की, धीरे धीरे गाँव में, एक मूवी है। मेहंदी है रचने वाली जो गाने हैं वो जुबेदा फिल्म, वो जुबेदा वाली जो मूवी है वो इन्हीं पे बनी हुई है। एक दिन क्या होते हैं, सुबह सुबह फ्लाइंग किया करते थे, तो एक दिन सुबह फ्लाइंग करने के लिए निकलते हैं, फ्लाइंग करने जुबेदा साथ में होती है, ऊपर ही ब्लास्ट हो जाता है विमान का, उसके अंदर डेथ हो जाती है इनकी, ठीक है। ये कौन थे? हनुमंत सिंह। इनके बारे में लिखो। आजादी के समय जोधपुर के राजा, किंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, किंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंटीग्रेशन ऑफ जोधपुर इन राजस्थान 30 मार्च 1949। जोधपुर का राजस्थान में विलय 30 मार्च 1949 को हुआ। इसे राजस्थान दिवस माना जाता है। उस जमाने में भी यही राजा थे। 30 मार्च 1949, 1949, इंटीग्रेशन ऑफ जोधपुर इन जोधपुर विथ राजस्थान, और मर्जर इन इंडिया 10 अगस्त थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इन्होंने विवाह किया जुबेदा के साथ में, लिखो जुबेदा, फिल्म एक्ट्रेस जुबेदा के साथ इनका विवाह। इनकी एक पत्नी और थी जिनका नाम था सेंड्रा देवी राठौड़, ठीक है, सेंड्रा देवी राठौड़ भी इनकी पत्नी थी। अभी जो करंट में बाद के अंदर जो हेड माने जाते हैं जोधपुर रॉयल फैमिली के, गज सिंह, वो भी इन्हीं के बेटे हैं, ठीक है। इनकी एक पत्नी का नाम था कृष्णा कुमारी, राजमाता कृष्णा कुमारी, फेमस रहे जोधपुर के अंदर, ठीक है। एक है सेंड्रा देवी राठौड़, एक है जुबेदा। जुबेदा का बाद में नाम बदल दिया था, विद्या देवी राठौड़ कर दिया था, ठीक है। ये थे हमारे जसवंत सिंह, और जोधपुर राज्य का इतिहास ओवर, क्योंकि आजादी के बाद में ना कोई राजा रहेगा ना कोई महाराजा रहेगा, बाद में लोकतंत्र रहेगा। लिखो, इन्होंने राम राज्य परिषद पार्टी बनाई, इन्होंने राम राज्य परिषद पार्टी बनाई। राम राज्य परिषद को 1952 के चुनावों में 24 सीटें मिली थी, यानी 52 में तो ये खत्म ही हो गए थे। इन्होंने राम राज्य परिषद पार्टी बनाई थी।
और जब चुनाव हुआ था तो एक बार जय नारायण व्यास जो लोकतंत्र की बातें किया करते थे वहां पे कि जनता मेरे साथ में है, तो उनकी और इनकी टसन चला करती थी जय नारायण व्यास की। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, तो इन्होंने कहा कि अगर मैं पत्थर को भी खड़ा कर दूं तो पत्थर को भी वोट दे देंगे लोग, इतनी मेरी मान्यता है जनता के अंदर, मैं था से दूर कौन नहीं, कि मैं राजा नहीं रहा तो भी मैं तुमसे दूर नहीं हूं, राजा था तब भी दूर नहीं था और अब भी दूर नहीं हूं, आप मेरे मैं आपका। फिर इन्होंने दो जगह अपने कैंडिडेट खड़े, एक जगह तो खुद ही खड़े हो गए, उसमें जय नारायण व्यास को हराया, एक जगह जालोर में खड़ा किया कैंडिडेट अपना, वहां पे भी जमानत जब्त करवा दी थी। ठीक है, तो इतना करेज रहा करता था। अब क्या हुआ, राजतंत्र खत्म हो चुका है, अब क्या आ गया है, लोकतंत्र आ चुका है। लोकतंत्र के अंदर कोई राजा नहीं रहेगा, कोई महाराजा नहीं रहेगा, तो जोधपुर राज्य का इतिहास होता है खत्म। अब लिखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिर उसके बाद में अलग राज्य लेंगे, पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या चला करते थे। 1926 में जोधपुर में पहली क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना हुई, फर्स्ट क्रेडिट सोसाइटी इन जोधपुर 1926, 1926 में। राजा कौन है इस जमाने में बताते चलो, उमेद सिंह जी, ठीक है ना। 1926 में जोधपुर क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना हुई, ये पहली क्रेडिट सोसाइटी राजस्थान में। वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बनती है भिनाई में, अजमेर के, वो अंग्रेजों के राज्य में था। अजमेर एक चीफ कमिश्नरेट स्टेट हुआ करती थी अंग्रेजों की, जोधपुर राजाओं का राज है। तो पहली क्रेडिट सोसाइटी कहां पे बनी, जोधपुर में। कब बनी, 1926 में। लिखो इस सोसाइटी का, जोधपुर रेलवे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जोधपुर रेलवे कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी रेलवे की स्थापना हो चुकी थी 1953 के बाद में, तखत सिंह जी के टाइम में हुई थी जोधपुर रेलवे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जोधपुर के अंदर एक महकमा था, उस महकमे का नाम है सायर का महकमा। देखो सायर का महकमा, सायर का महकमा, सायर, सायर का महकमा, यह है कस्टम डिपार्टमेंट। कई बार सवाल आता है सायर का महकमा क्या है, तो कस्टम्स डिपार्टमेंट, कस्टम होते, कस्टम इंस्पेक्टर एसएससी से भर्ती होती है, कस्टम्स, कस्टम डिपार्टमेंट, सायर का महकमा। बाद में देखेंगे भी अलग अलग, जब टैक्सेशन पढ़ेंगे तो और बातें भी देख लेंगे। एक लिखो मतालबा, 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 लिखो मतालबा। ये शुरू हुआ विजय सिंह के समय, 1755, विजय सिंह, मतालबा लिखो, विजय सिंह के समय। ये एक प्रकार का टैक्स था जो लगाया जाता था उन जागीरदारों और सैनिकों पे जो किसी युद्ध में भाग लेते थे, और जब वो युद्ध में भाग लेते थे उन्हें कुछ पैसा भी मिला करता था। तो जिस सैनिक को 1000 रुपए मिल जाते हैं उसे 300 रुपए टैक्स के रूप में देने पड़ते थे। तो जागीरदार जी ने युद्ध में भाग लिया, 1000 रुपए कमाए, तो 300 रुपए किसमें देने पड़ेंगे, मतालदा में देने पड़ेंगे, यानी स्टेट को देने ही पड़ेंगे टैक्सेशन। तो लड़ाई में लड़ोगे, पैसा कमाओगे तो भी पैसा टैक्स के रूप में देना ही पड़ेगा। कौन बनेगा करोड़पति, आप गए सवाल बताए, करोड़ रुपए जीत गए, क्या 1 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको, नहीं मिलेंगे, उसके अंदर आपका पैसा टैक्स काट लिया जाएगा। जैसे द फैमिली मैन होता है, 1 लाख रुपए का उनको इनाम मिलता है, फिर वो बोलते हैं इसमें से टैक्स काट के अपने इतना ही पैसा आएगा। ठीक है, तो मताल्ला में क्या होता था, सैनिक युद्ध लड़ने जाते, पैसा मिलता और पैसे को टैक्स काट ले। लिखो इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स, 1755, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स imposed over the participants of the war। ये एक प्रकार का कर था जो लगाया जाता था युद्ध में भाग लेने वाले जागीरदारों पर। इट इज ए टाइप ऑफ टैक्स imposed over the participants of war in which 300 rupees tax at 1000 rupees 300 rupees at 1000 rupees। लिखो युद्ध में भाग लेने वाले जागीरदारों को 1000 रुपया मिलता तो उसे 300 रुपए टैक्स में देने होते।
युद्ध में भाग लेने वाले जागीरदारों को 1000 रुपया मिलता तो उसे 300 रुपए टैक्स में देने पड़ते हैं। एक लिखो हुक्मनामा। हुक्मनामा, हाँ हुक्मनामा, हुक्मनामा है ये, हुक्मनामा नहीं, क्या हुक्मनामा आधा है क्या? हाँ हुक्मनामा। अब इंग्लिश में तो हुक्मनामा दिखता है ये, लेकिन हिंदी में हुक्मनामा पूरा दिखता है ना। हुक्मनामा लिखो। पेशकशी, इसे क्या है? पेशकशी लिखो। पेशकशी, पेचकस नहीं, पेशकशी। पेशकशी नहीं सुने कभी भी ये सब? चलो सुना रहा हूं ना मैं या आप सुन लो। अब क्या होता है, किसी भी मनसबदार की जब डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद में उसका जितना भी राजकाज था वो सारा का सारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता। उसके बाद में उसका जो लड़का होता है या उत्तराधिकारी होता, उसे अपने राजा को या बादशाह को कुछ पैसा देना पड़ता था, और वो पेशकशी से पेश करता, पेशकशी कि मैं इतना सारा पैसा लेके आया हूं, आपको मैं ये दे रहा हूं, इसके बाद में वापस मुझे वो राज दे दीजिए, मुझे उत्तराधिकारी मान लीजिए। ये होता था हुक्म नामा। फिर जो बादशाह या राजा होता वो हुक्म निकालता कि अब जो राजा ए खत्म हो चुके हैं, उनका उत्तराधिकारी राजा बी बनेगा। ठीक है, ये था हुक्म नामा। ये करनी पड़ती थी पेशकशी। ये अकबर के समय शुरुआत हुई थी। लिखो, अलग अलग आएंगे सारे। लिखो, तलवार बंदाई वो मेवाड़ में चलेंगे। ये कौन सा चल रहा है अभी? मारवाड़ चल रहा है, तो मारवाड़ की कहानी है, तो मारवाड़ वाले लिख लेते हैं, मेवाड़ वाले के अंदर वो आएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे। लिखो, मनसबदार की मृत्यु के बाद, मनसबदार की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को राज के लिए राजा को रकम देना। देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग, आफ्टर द डेथ ऑफ मनसबदार, नॉट किंग। मनसबदार हुआ करते थे, मतलब जो जागीरदार थे। आफ्टर द डेथ ऑफ मनसबदार, his heir had to give some money to Raja for accreditation as new heir, as new king, for accreditation as new king। लिख लिया? तो हुक्मनामा, हुक्मनामा प्राप्त करने के लिए हमें देनी पड़ती थी पेशकशी की। सरकार ये पेशकशी पेश है, आप इससे खुश हो, मतलब भविष्य के अंदर भी मैं आपको खूब सारा टैक्स मिला के दूंगा। नहीं हो खुश? चलो कोई बात नहीं ठीक है। अब लिखो नया, चाकरी। क्या है? चाकरी, चाकरी लिखो। टैक्स ऑन जागीरदार, चाकरी, चाकरी, टैक्स ऑन जागीरदार। जागीरदार पे टैक्स लगाया जाता था, यानी जितने भी जागीरदार हुआ करते थे उनको चाकरी करनी ही होती थी, मना नहीं कर सकते थे कि आपकी हम चाकरी नहीं करेंगे। चाकरी का मतलब जब राजा जी की बेटी का ब्याह हुआ है, सारे के सारे जागीरदारों को आना पड़ता है, कोई ना कोई उन्हें ड्यूटी दी जाती। किसी को ड्यूटी दे दी जाती कि आप मिठाइयों का काम संभालोगे, आप सामियाने टेंट का काम संभालोगे, आप रंग रोगन का काम संभालोगे, तो चाकरी करनी ही पड़ती थी। कोई व्यक्ति आता कि राजा जी की यहाँ पे 3-4 खेड़ी पड़ी होती कि ठीक है उनको, ठीक है ना, ड्रेकोना खा गया, उसके बाद में क्या बोलते कि हेलो फाड़ पड़ी है, आ जाओ और फाड़ फाड़ के चले जाओ। अगर कोई व्यक्ति मना कर देता तो उसको वापस हुक्मनामा वापस ले लिया जाता। एक प्रकार का टैक्स था ये कि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे और काम कौन करेगा फिर। तो चाकरी भी क्या है? टैक्स है, जागीरदारों पे लगाया जाता था। ओके, तो नेक्स्ट लिखो, इजलास खास। इजलास खास, ये क्या है कि मुगलों का प्रभाव ज्यादा आ चुका है मिडाइवल एरा में। ठीक है, तो ये फारसी के शब्द ज्यादा फेमस चल रहे हैं, क्योंकि फारसी उस जमाने की कोर्ट लैंग्वेज थी, उस जमाने की लीगल लैंग्वेज फारसी थी। आजकल जैसे इंग्लिश होती है वैसे इजलास खास लिखो। इजलास, इजलास खास, ये क्या था बताओ? लिखो, इजलास खास, राजा के पास अपील करने का एक महकमा। इट इज अपीलेंट डिपार्टमेंट टू किंग, इट इज अपीलेंट डिपार्टमेंट टू किंग। ये इजलास खास बना था, उससे पहले क्या हुआ करता था, राजा का जो चीफ सेक्रेटरी होता उनके पास में अपीलें जाया करती थी। वो चीफ सेक्रेटरी बताते कि राजा जी ये अपील आई है, आप ये सुन लो। कुछ अपीलों को भेजते, कुछ को नहीं भेजते, वो एक उनका डिस्क्रिप्शन था।
बाग के अंदर एक महकमा ही बना दिया गया, उस महकमे 1933 में बनाया गया था। ये जो महकमा ये क्या काम करता, पूरी जितने भी अपीलें आती है जनता की या कोई भी और भी डिपार्टमेंट की, उन अपीलों को एक जगह करता है और फिर अपीलों को सेट करके राजा के पास में पहुंचा है कि आज इजलास खास में यही अपीलें आई है, इनका अपीलों का निस्तारण किया जाना है। ठीक है, कि लाइब्रेरी खुलवानी है या नहीं खुलवानी, ठीक है, सड़क बनवानी है या नहीं बनवानी, पानी की व्यवस्था करनी है या नहीं करनी, सारी की सारी चीजें, यानी जो जो करनी है, क्या क्या दिक्कतें हैं, अपीलें इसमें कर सकते थे व्यक्ति जाके, जिन भर्ती निकालो अपील कर दी, सड़क बना दो अपील कर दी, त्रही माम ये भी अपील की जा सकती थी। वो न्याय की गुहार के लिए अलग डिपार्टमेंट रहेगा। अगला लिखो, बाह पसाव। क्या है बाह पसाव? बाह मतलब क्या होती है? बाह है दोनों हाथ, बाह पसाव लिखो। अब क्या होता है जी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जागीरदार जब महाराजा के पास में जाता, तो महाराजा के पास में जाते ही पहले वो झुकता, और झुकता केवल इतना सा, घुटनों तक, या जो अचकन पहने हुए थे महाराजा उतने तक वो झुकता। झुकने के बाद में वो तलवार अपनी उनके पैरों के टच करता, यानी पैरों के पास में तलवार को रखता, टच नहीं करता, साइड के अंदर रखता कि मेरी तलवार आपके सामने हाजिर है। उस ये जब स्थिति रची जाती तलवार और खुद को झुका ले जाता, फिर राजा के द्वारा उसके कंधे पे हाथ रखा जाता, इसी को कहा जाता है बाह पसाव। समझ में आ गया? इसीलिए फिर व्यक्तियों ने जो धोख देने का तरीका है वो इतना गलत है, धोख दे वहां एक कॉन्सेप्ट चलता है ना, क्योंकि बेसिकली कई बार हमारे जैसे घर वाले डांट भी देते हैं अपने को, ये जूड़े कौन जाओगे तारो, ठीक है ना, झुका नहीं जाता ये तेरे से, ये पूरा झुक। तो हम लोगों ने सीखा कहां से? बाह पसाव से सीखा है। ठीक है, कि राजा जी या जो भी घुटनों तक ही टच करना है, कि घुटनों में थोड़ी देते हैं, इसलिए तेरी बुद्धि घुटनों के अंदर है। बेसिकली हमारा कोई भी ट्रेडिशन बनती है या कोई भी तरीका बनता है, हम लोग अपने किसी रोल मॉडल को देख के सीखते हैं। ये तो पुराने जमाने में रोल मॉडल कौन? कोई जागीरदार, कोई भी जो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था वही रोल मॉडल था। अब उनके द्वारा देखा जाता है कि राजा जी के तो वो ऐसे ही रोक देते हैं, तो अब कि राजा जी कैसे रोक देते हैं, तो हम भी घर पे जाके ऐसे ही देंगे। फिर एक ने दी, पहले कुणाल ने दी, फिर चेतन ने दी, फिर अभय ने दी, फिर अलग अलग व्यक्तियों ने रोक देते 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 एक ट्रेंड पड़ गया, फिर आजकल भी हम लोग ऐसे ही रोक देते हैं। तो ये सब दिक्कत इसकी है, वहां फसाव की दिक्कत है, याद रहेगा। तो जब जब रोक देंगे यानी इतने वहां फसाव। ठीक है, लिखो, महाराजा के सामने तलवार रखकर, महाराजा के सामने तलवार रखकर उनके घुटने को छूना, महाराजा के सामने तलवार रखकर उनके घुटने को छूने पर राजा के द्वारा उसके कंधे पर हाथ रख देना। offering the sword to the king, offering the sword to the king and bow to the knee, offering the sword to the king and bow to the knee, यानी घुटनों तक हम लोग क्या कर रहे हैं? झुके, बहुत झुकना ही होता है ना, bow to the knee, then king touch the shoulder and then king touch the shoulder, यानी कि मैं तेरे साथ में हूं, मेरा हाथ तेरे ऊपर है। ऐसा होता है ना कि मेरा अपना हाथ है, कि पता है तेरे को मेरे पे हाथ किसका है, तो ये है हाथ रखना, कि ठीक है ना, मैंने तेरे पे हाथ रख दिया। अगर तू झुकेगा और अपनी तलवार को मेरे सामने झुका देगा, यानी मेरे को समर्पित कर देगा तलवार को, और मेरे घुटनों तक रहेगा तू, यानी कि मेरा हाथ तेरे पे, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा राज कोई नहीं छीन सकता, तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। ऐसी प्रथा को कहा जाता था वहां फंसा, और ये करना ही होता था जब राजा जी के पास में आप जाओगे। एक तरीका था ये, क्योंकि एक तरीका होता है ग्रीटिंग का सिस्टम, कि आप जैसे कि हम लोगों को कहा जाता है इंटरव्यू, जैसे हमारे से इंटरव्यू होंगे, ठीक है जी, हम लोग ऐसे थोड़ी घुस जाएंगे गेट खोला आ गया सिंगम, ऐसे नहीं होता। वहां पे हम लोग जाएंगे मे आई कम इन सर, परमिशन ली जाती है कि हम लोग आ जाएं, एक तरीका रहेगा, मे आई सिट, या मैं बैठ जाऊं, नहीं जाते ही कुर्सी पे बैठ गए, टांग पसार के बैठे हैं, इंटरव्यू बोर्ड हमारे वगैरह, बताओ मैं पूछने आया हूँ क्या बताऊं, ऐसा होता है ना, ऐसे नहीं होता। एक तरीका कि हम लोग बैठेंगे एक जेंटलमैन के तरीके से, एक बेसिक सिविक सेंस होता है, वैसा ही सिविक सेंस के तरीके थे, और कुछ ये प्रोटोकॉल हुआ करता था, प्रोटोकॉल के अंदर काम करना, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। ठीक है, वहां फंसा हो गई, उससे बाद में लिखो हाथ का कुरब, हाथ का कुरब,
हाथ का पूरब, हाथ का पूरब। अब क्या होता, व्यक्ति आता, अपनी तलवार को ले जाता राजा जी के पैरों के साइड में रखता, उसके बाद में झुकता, उनकी अचकन का जो लास्ट वाला छोर होता है, अचकन होती है, या फिर घुटनों के पास में जाके झुकता। झुकने के दौरान क्या करते राजा जी, उस पर हाथ रखते, हाथ रखने के बाद में उसको हाथ को धीरे धीरे ले जाते, यहाँ पे रख लेते, फिर ऐसे, यानी कि तेरा जो कंधा है मेरे दिल तक समाया हुआ है, यानी तेरे कंधे की रक्षा मैं करूंगा, यानी तेरे कंधे पे जो भार है हमेशा बना रहेगा। कंधे पे भार का मतलब तेरी ऑथोरिटी हमेशा मेंटेन रहेगी, दैट इज आल्सो अ प्रोटोकॉल। अगर राजा ऐसा कर देता मतलब राजी है राजा और आप कंटिन्यू रह सकते हो, और नहीं किया है मतलब आपकी ऑथोरिटी छीनने वाली है, आपके पास में जो भी पद है वो छीनने वाला है। लिखो, महाराजा का घुटनों तक, महाराजा का घुटनों तक सोने पर, महाराजा का घुटनों तक सोने पर राजा, राजा उसके कंधे पर हाथ लगाकर हाथ को छाती तक ले जाता। महाराजा के घुटने तक छूने पर राजा उसके कंधे पर हाथ लगाकर छाती तक ले जाता। when bow to the knee, when bow to the knee, king touch the shoulder and bring it to, king touch the shoulder and bring the head to heart, and bring the head to heart, यानी अपने सीने तक ले जाते, तुम मेरे यहां पर बसते हो। आया समझ में? तो ये जुड़ाव के तरीके थे। क्या है ये? हाथ का पूरब। ये नहीं होता, कई बार हम लोग समझ रहे हाथ मिलाते हैं ना, हाथ मिलाते तो कई लोग जैसे एक अंगुली रखते हैं ऐसे अंदर करने लग जाते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं या नहीं होते? नहीं देखा कभी भी? हाथ मिलाइए तो कई गंदी आदत होती है ये, कई लोग हाथ मिलाने जाते हैं तो ऐसे ले जाते हैं कोई बंदूक छोड़ रहे हो, ठीक है ना, हाथ सीधा का झटका मार दिया, हाथ कई बार तो टूट फूट जाता है। ये क्या कर दिया इसने, एक जेंटलमैन तरीके देखिए ना, अलग अलग। बस तो ये हाथ का कुरब नहीं है। हाथ का कुरब क्या है कि मेरे सीने में बसते हो तुम, दिमाग में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लाख पसाओ, लाख पसाओ। लिखूं लाख पसाओ, लाख पसाओ, पसाओ, लाख पसाओ एक प्रकार का पुरस्कार था, इट इज अ प्राइज। 5,000 की आय की जागीर मिलती इसमें, और हाथी घोड़े मिलते, हाथी घोड़े गहने मिलते। ठीक है, इट इज ए प्राइज इन विच जागीर ऑफ 5,000 प्लस एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ornaments. It is a type of prize in which जागीर of 5,000 plus elephants, horses and ornaments. पुरस्कार जिसमें 5,000 की जागीर, हाथी घोड़े गहने मिलते, हाथी घोड़े गहने मिलते। फिर लिखो ताजीम, ताजीम, ताजीम। ताजीम भी दो प्रकार की थी। लिखो, मारवाड़ में दो प्रकार की थी। ताजीम मतलब एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। ताजीम मीन्स अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। लिखो, अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल है ये। मारवाड़ में दो प्रकार की थी, एक थी इकहरी, दूसरी थी दोवड़ी, दोहरी। लिखो, दो प्रकार की मारवाड़ में, इकहरी, दूसरी दोहरी, दोहरी, दोहरी। जब भी कोई जागीरदार, अगर किसी को ताजीम मिली हुई है, जागीरदार जब या कोई भी व्यक्ति मनसबदार या दरबारी कोई भी व्यक्ति आता और उनको ताजीम मिली हुई थी, तो जब एक हरी ताजीम मिलती तो राजा जब वो पहली बार एंट्री करता व्यक्ति दरबार के अंदर, तो राजा खड़ा होता, एक बार जी आओ आओ, पधारो पधारो, यहाँ पे बैठो, या सीधे खड़े हो जाते। वो तो कौन सी ताजीम? एक हरी ताजीम। जब वो जाते तब वो राजा बैठे रहते। जिसको दोहरी ताजीम मिली हुई होती, जब व्यक्ति कोर्ट के अंदर आता, दरबार के अंदर आता, राजा खड़े भी होंगे, जब वो व्यक्ति जाएगा तब भी राजा खड़े होंगे और उन्हें ग्रीट कर देंगे, ओके राम राम साहब, वापिस मिलते हैं, वी विल मीट अगेन वेरी सुन। ठीक है ना? तो दोहरी में दो बार खड़ा होगा राजा,
इखरी में एक बार राजा खड़ा होगा। ठीक है, लिखो। मारवाड़ में दो प्रकार की थी, तो राजा एक बार खड़ा होगा, राजा दो बार खड़ा होगा। इसमें एंट्री में खड़ा होगा, यानी आने पर, और यहां पर एंट्री प्लस प्रस्थान, एंट्री प्लस एग्जिट या प्रस्थान। जब व्यक्ति दोनों आएगा उस दौरान राजा खड़ा होगा। कोई भी दरबारी व्यक्ति है, जागीरदार है, जिसको ताजीम मिली हुई है, ताजीम का दर्जा दिया जाता है ताजी, ये आएंगे तो खड़ा ही होना होगा। जैसे प्रोटोकॉल होता है, जैसे आप कलेक्टर बनोगे, आरएस बनोगे, एसडीएम बन गए, या कुछ भी आप थानादार बन गए, थानादार बनते हो तो राजस्थान सरकार का एक प्रोटोकॉल है, जब भी कोई जनप्रतिनिधि आता है तो आपको खड़ा होकर उसे ग्रीट करना पड़ेगा। यानी कलेक्टर के सामने कोई एमएलए या एमपी आता है तो कलेक्टर साहब ऐसे बैठे नहीं रहेंगे कि आओ बाद में मिलेंगे, बाद के अंदर आप इधर बैठ जाओ, ऐसे नहीं। वो खड़े होंगे, बकायदा ग्रीट करेंगे और सर प्लीज सेट, ऐसे करना होता है। यानी कि जो राजा रहेंगे उनको एक प्रोटोकॉल रहेगा, जिसको ताजीम मिल रखी है, ताजीम का व्यक्ति जब आएगा तो उसे ग्रीट करेंगे, ग्रीट करने के बाद में कहेंगे कि इधर आप बैठिए, आपकी जो भी सीट है वहां पे। एक हरी में एक बार, दो हरी में दो बार, जाते टाइम में भी खड़े हो जाएंगे। ठीक है, बस नेक्स्ट लिखो। सिरे का कुरब, पहले का तो क्या था, हाथ का कुरब, अब है सिरे का कुरब। सिरे का कुरब, ये अजीब टाइप के जो सवाल आते हैं और नॉलेज भी बढ़ती है इनसे, बढ़ती कि नहीं बढ़ती, दोनों ही जगह काम आते हैं ये सिरे का कुरब। और हमारे को पता भी लगता है कि हम लोग ये धोख देने का जो तरीका है हमारा चेंज कैसे हुआ। सिरे का कुरब जिसे मिला हुआ होता, उन सरदारों को दरबार के अंदर ऊंची सीट मिलती। लिखो, कुछ चुने हुए सरदारों को दरबार में ऊंचा स्थान मिलता, ऊंची सीट मिलती। सेलेक्टेड सरदार हु हैव हायर सीट्स इन दरबार, सेलेक्टेड सरदार हु हैज हायर सीट इन दरबार। अब जब हम लोग दरबार के दर से देखते हैं तो कुछ लोगों को सीट नीचे की साइड में मिली होती है, कुछ को ऊपर की साइड में। दरबार के दर से नहीं, हम लोग कॉमन दर से भी देखते हैं। जब कोई प्रोग्राम होता है तो आज ये सोफा लगा होता है, सोफे पे कुछ लोग बैठेंगे, साइडों में स्पेशल टाइप की कुर्सियों में कुछ बैठेंगे, फिर कुछ लोग कुर्सियों पे बैठेंगे, कुछ लोग नीचे बैठेंगे, कुछ लोग खड़े रहेंगे। यानी जो सोफे पे बैठने वाले लोग हैं वो कौन है, सिरे का पूरब। हाइयर सीट होती है, हर कोई बैठ सकता है सोफे में जाके, नहीं बैठ सकता, मना कर दिया जाता है, आपकी सीट पीछे है, कहा जाता है नहीं कहा जाता। इवन आजकल तो ब्याह शादी के अंदर भी सोफा लगाया जाता है, और कोई टावर होता है सियाना सा, जाके बैठ जाता, नहीं बेटा खड़े हो, साइड में जा बैठ। नहीं है क्या, ये सिरे का कुरब है। क्या है ये, सिरे का कुरब। मतलब यहाँ पे हायर अथॉरिटी वाले लोग आएंगे, फूफो सासी जवाई सा आएंगे, नहीं है क्या, ससुर जी आएंगे, जो भी व्यक्ति होते हैं ना, जो मेन व्यक्ति होंगे, यानी हायर सीट है उनको दरबार में। आपके सामने राजा तो कौन है, जिनका विवाह हो रहा है, स्टेज पे बैठते हैं, वहां पे ऐसा बना होता ही नहीं होता। तो वो सारे के सारे जितने भी सिस्टम आज हम लोग अपनाते हैं, ऑलरेडी ये पुरानी प्रथाएं थी, उन्हीं प्रथाओं को हम लोग आगे बढ़ा रहे होते हैं, बस नाम बदल दिया, तरीका बदल दिया। और हम लोग ये मेरा इनोवेशन है, इनोवेशन हमारा दिमाग वही है जो हमारे दादा परदादाओं का था, ठीक है ना, उसी को हम लोग कई बार कैरी ऑन करते जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट लिखो फिर। हाथी सिरो पाव, हाथी सिरो पाव, हाथी सिरो पाव, सिरो पाव। जिसको ये हाथी सिरो पाव मिलता उसे 780 रुपए मिलते। लिखो, राजा जी द्वारा दिए जाते थे सिरो पाव, ठीक है ना, ये लो ले जाओ। ये जैसे कुछ व्यक्ति आते हैं वो राजा जी नजर करते हैं या पेशकशी करते हैं। जिसको राजा बनना है, खुद को जागीरदार बनना है, वो तो करता पेशकशी और ले जाता हुक्मनामा। कुछ व्यक्ति जैसे अपने जैसे आम व्यक्ति जाते हैं, वो क्या करते, नजराना करते, सरकार नजर, ठीक है ना, आपके नजर ना लगे और इसलिए मेरा कुछ पैसे हैं ये। इसके अलावा जब राजा किसी को कुछ देता तो वो सिरो पाव देता। जब किसी व्यक्ति को हाथी सिरो पाव दिया जाता तो कितने रुपए मिलते, 780 रुपए मिलते। लिखो, ये एग्जाम में आते हैं सवाल, ये हाथी सिरो पाव पे ₹780। और जब विवाह होता है किसी का, हाथी कोई व्यक्ति आता जी इन्विटेशन देने की, सरकार बेटी को ब्याह है, तब राजा जी द्वारा जो पैसे दिए जाते वो 849, विवाह पर 849। और कोई जो महाराज कुमार आ जाते वहां पर, यानी कि जो मेन व्यक्ति था बड़ा होता वो तो महाराजा बन जाता, और बाकी ये छुट भाई होते वो बन जाते महाराज।
महाराज को मिलते 1000 रुपए, 1000 रुपए। ये था हाथी सिरोपाव। तो याद रहेंगे ये संख्याएं। कॉमन जो सवाल आया है वो है 780 रुपए वाला। ये हाथी सिरोपाव में मारवाड़ में कितने रुपए दिए जाते थे? 780 रुपए। पैसे दिए जाते हैं, जैसे नानी के जाएंगे तो नानी सा 2000 रुपए देसी, ठीक है ना, मामो सा 500 देसी, ऐसे दिए जाते ही नहीं दिए जाते। और विवाह पे जाएंगे जी भात का भी देसी जी, बेटा आपकी बार तेरे को ये दे दिया, यानी दिए जाते हैं ना। बड़ा होता है, जैसे खास ही आ गया कोई, ये खास दोहिता है, इसको ज्यादा दे देते हैं, रहता है। चलो नेक्स्ट लिखो फिर। पाल की सिरोपाव। अब पाल की हाथी से बड़ी छोटी? पाल की सिरोपाव छोटी होती है पाल की। पाल की सिरोपाव छोटी तो पैसा भी छोटा। इसमें लिखो 472 रुपए महाराजा की तरफ से, 472 रुपीज, 472 रुपीज दिए जाते हैं। और कोई विवाह के दौरान जाता पाल की सिरोपाव में तो उसे मिलते 553 रुपए, यानी ब्याह में एक्स्ट्रा रुपए देते राजा जी। 553 पाल के सिरोपाव। अब पाल की से उतर के आ गए हम घोड़ा पे। लिखो घोड़ा सिरोपाव। अब घोड़ा छोटा पाल की बड़ी? दोनों ही सही बात है, ठीक है ना। घोड़े के अंदर खुद को काम करना पड़ता है, पालकी में कुछ नहीं करना पड़ता, आराम से बैठ जाओ, दूसरे उठाते हैं 4 जने, कैरी करते हैं। घोड़े पे हम लोग खुद ही चला करते थे, तो घोड़ा छोटा रहेगा। लिखो 240। घोड़े पे कोई आता तो उसे क्या मिल जाते हैं? 240 रुपए मिल जाते हैं। और अगर विवाह का न्योता देने आता तो उसे मिल जाते 340। मैरिज पर 340, नॉर्मल कोई व्यक्ति आता तो उसे 240 रुपए। एक अपने जैसे सादा सिरोपाव, सादा सिरोपाव, इसमें मिलते हैं 140 रुपए। लिख लो सादा सिरोपाव, इसमें 140 रुपए मिलते हैं। यह है जोधपुर राज्य का इतिहास। इससे रिलेटेड एक किताब का नाम भी लिख लो। लिखो वीर मायण। वीर मायण, वीर मायण। ये लिखी है बादर ढाडी ने, बादर ढाडी ने। एक कवि में राजस्थान में डिंगल भाषा के, उन्होंने किताब लिखी है बादर ढाडी ने, वीर मायण। इसमें राजा वीरम देव जी और उनके बेटे गोगा जी के बारे में बताया गया है। लिखो राव वीरम व उनके बेटे गोगा देव की कहानी। राव वीरम देव व उनके बेटे गोगा देव की कहानी। किताब का नाम याद रखना जिसने लिखी है, वीर मायण। और वीरभान, वीरभान ने क्या लिखी? राजरूपक। क्या लिखी थी? राजरूपक। और सूरज प्रकाश इसने लिखी करनीदा। और मुरारीदान ने क्या लिखी? जसवंत जसोभूषण। ठीक है, ये जोधपुर राज्य का इतिहास था। कंप्लीट होता है। नेक्स्ट राज्य देखेंगे हम लोग कल, ठीक है ना। जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास कंप्लीट। राठौड़ों को कहा जाता है रणबंका राठौड़। ओके, ठीक है।